आज के वीडियो में हम जीएस स्पेशल सीरीज शुरू करने वाले हैं और ये जो हमारा जीएस स्पेशल सीरीज होगा इसमें हम हर वीडियो में 25 क्वेश्चन को देखेंगे और वो जो हमारा क्वेश्चन होगा आने वाले एग्जाम, चाहे आपका बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बीएसएससी सीजीएल हो यानी बिहार सचिवालय, या 10+2 हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल एसआई, या बीपीएससी एईडी हो, या आगे चल के रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी में जो हमारा बेनिफिट करेगा वो सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। और आज के हमारे वीडियो में जो क्वेश्चन है वो सारा आपका प्रीवियस ईयर उठाया हुआ क्वेश्चन है जो कि आपका रेलवे में, एसएससी में या बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए हम वीडियो का शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकमान्य तिलक के बारे में इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। आपको यहाँ पर देखिए एक चीज पर ध्यान देना है। क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ सही नहीं है। सही नहीं है कहने का मतलब कि आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है। तो अगर हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, आप समझिएगा, अगर हमारे सामने नाम आता है बाल गंगाधर तिलक तो आपको यहाँ सबसे पहला पॉइंट समझना है कि बाल गंगाधर तिलक का ही दूसरा नाम था लोकमान्य तिलक। तो यहाँ पर हम नाम लिखे बाल गंगाधर तिलक। तो आपको यहाँ पर समझना है कि बाल गंगाधर तिलक को ही हम जानते थे किस नाम से, इनका एक और नाम था लोकमान्य तिलक। तो ये हमको जानने में आ गया कि इनका दूसरा नाम क्या था, लोकमान्य तिलक। दूसरा पॉइंट समझना है कि ये गरम दल के नेता थे। अगर हम कांग्रेस का बात करेंगे तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसी बंगाल विभाजन को लेकर के 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 के कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था और इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक था आपका गरम दल और दूसरा था आपका नरम दल। तो यही जो गरम दल के जो महत्वपूर्ण नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। आपको नाम याद रखना है, इन्हीं को हम बोलते थे लाल, बाल और पाल। तो आपको यहाँ पर समझना है लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये लोग गरम दल के नेता थे यानी उग्रवादी। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनको कि 1897 में राजद्रोह के आरोप में जेल भेजा गया। आपको यहाँ पॉइंट क्या समझना है, बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनको कि 1897 में राजद्रोह के आरोप में पहली बार जेल जाना पड़ा। इनका एक महत्वपूर्ण स्लोगन हुआ करता है जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वो स्लोगन क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन बनता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। तो आपको याद रखना है, कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यहां लिख देते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन बनता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आपको अगला पॉइंट समझना है कि ये जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने सबसे पहले शिवाजी और गणपति उत्सव का शुरुआत किया था। तो शिवाजी फेस्टिवल और गणपति उत्सव का शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। इन्होंने 1916 में पुणे में होम रूल लीग का स्थापना किया। होम रूल लीग, जैसे अगर होम रूल लीग की बात करते हैं तो होम रूल लीग का शुरुआत 1916 में हुआ था। दो जगह पर हुआ था, एक आपका हुआ था 1916 में पुणे में और शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और दूसरा आपका हुआ था मद्रास में और ये शुरू किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। किसने शुरू किया था, तो एनी बेसेंट ने शुरू किया था। और बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920। ये आपको हम जो लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधित जो आपको पॉइंट बताए हैं एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब आइए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकमान्य तिलक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कौन सा गलत है। तब यहां समझिए, यहाँ पर देखिए उन्होंने गणपति और शिवाजी उत्सव शुरू किया था। अभी आपको हम बताएं कि गणपति और शिवाजी उत्सव का शुरुआत किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, सही स्टेटमेंट है। दूसरा है उन्हें 1897 में दुश्मनी और नफरत फैलाने के लिए जेल भेजा गया था। यह भी क्लियर है कि 1897 में राजद्रोह के आरोप में पहली बार इन्हें जेल भेजा गया था।
फिर ये कांग्रेस के नरमपंथी, यहाँ नरमपंथी नहीं होगा, ये गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। और आपको हम बताएं कि गरम दल के नेता जो हैं, 3 नाम बताए हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और एक आपका बाल गंगाधर तिलक। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट समझिएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही एक आपका मराठा और दूसरा केसरी, ये दोनों मैगजीन को शुरू किया गया था, यानी दोनों पत्रिका। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि मराठा और केसरी, आपको लैंग्वेज भी याद रखना है कि जो मराठा है ये इंग्लिश भाषा में और जो केसरी है ये मराठी भाषा में, यानी मराठा को इंग्लिश में और केसरी को मराठी भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने पब्लिश करवाया था। यहां तक क्लियर है। और इनका एक बुक का भी नाम याद रखिएगा, इनका बुक का नाम है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध बुक है और जब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसका नाम है गीता रहस्य। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि वो कांग्रेस के नरमपंथी नेता थे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? अब देखिए सारा क्वेश्चन आप देखिए कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, जैसे ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में और एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ है। अब यहाँ पर आपसे बड़ा पंचशील समझौता, तो आपको याद रखना है कि 1954 में 1954 में भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और चीन के बीच 1954 में हुआ था आपका पंचशील समझौता। तो आपको यहां पर पॉइंट याद रखना है। आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि पंचशील समझौता कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1954 में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पंचशील समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। यहां तक क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1954। यहां पर आपके ऑप्शन में एक वर्ष दिख रहा है, वो आपका है 1956। यहां पर आपको याद रखना 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। आपसे पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपको याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कि स्टेट इवोल्यूशन कमीशन जो है 1956 में, और इसी के द्वारा भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, तो आपको यह भी नाम याद रखना है। इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट है? स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि पंचशील समझौता कब हुआ था। तो पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने साइन किया था चाइना के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? यहां समझिएगा, अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह का, तो आपको यहां पर डेट याद रखना है 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में, 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में महात्मा गांधी के विचार पर, महात्मा गांधी, तो यहां समझिएगा महात्मा गांधी के विचार पर एक आंदोलन शुरू किया गया। उस आंदोलन का नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था, तो 17 अक्टूबर 1940 को। कहां पर? महाराष्ट्र के पवनार में। किसने शुरू किया था, किसका विचार था, तो महात्मा गांधी का विचार था। अब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, इसका उद्देश्य ऐसा नहीं था आंदोलन के लिए, इसका उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति अपना अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और इसके जो पहले सत्याग्रही थे, आपको याद रखना है, पहले सत्याग्रही, इनका नाम है विनोबा भावे। पहले सत्याग्रही का नाम क्या होगा? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही का नाम था जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही का नाम था ब्रह्मदत्त। तो ये आपको हम पॉइंट बताए हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसका शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार से किया गया था। यह महात्मा गांधी का विचार था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य ऐसा नहीं था कि आजादी चाहिए या आंदोलन करना है, इसका बस यह उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सरकार के खिलाफ हड़ताल कर सकता है, आंदोलन कर सकता है। यह विचार दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही विनोबा भावे
दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1940 में सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, सबसे पहले, यानी कि आपसे पूछना चाह रहा है कि पहला सत्याग्रही का नाम। तो आपको यहां पर बताना है कि पहला सत्याग्रही विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे में एक पॉइंट याद रखिएगा, रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले, रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है, तो विनोबा भावे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। और यहां पर याद रखिएगा, जब अंतरिम सरकार बना था, जब आपका संविधान लागू नहीं हुआ उससे पहले, जब आपका कुछ समय के लिए टेम्पररी सरकार बना था, तो उस समय राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये आपका फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर का मतलब खाद्य और कृषि मंत्री थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि अंतरिम सरकार के समय राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्रालय में थे, तो खाद्य और कृषि मंत्रालय। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कमीशन का विरोध इसीलिए किया गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। समझिएगा, जैसे यहां पर आपके सामने 4 कमीशन लिखा हुआ है। जैसे देखिए 1927 में ही आपका आया था बटलर कमीशन। हंटर कमीशन में यहां समझना कि हंटर कमीशन 2 बार आया था। एक आपका आया था 1882 में, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था, एजुकेशन से रिलेटेड था, 1882 में। उस समय गवर्नर कौन था, तो रिपन। और दूसरा आपका आया था 1919 में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको याद होगा, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका जांच के लिए, तो आपको याद रखना है कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा से संबंधित आपका हंटर आयोग 1882 में, और दूसरा आपका 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच के लिए आया था हंटर आयोग। फिर आपका है बटलर कमीशन 1927 में। फिर आपका है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है ये आपका 1927 में गठन हुआ और 1928 में भारत आया। आपको यहां समझना है, 1927 में गठन हुआ और 1928 में भारत आया। और इसमें आपका जो हेड थे साइमन कमीशन का, इनका नाम था जॉन साइमन। हेड का नाम था जॉन साइमन। और इसमें टोटल 7 सदस्य थे और 7 में से कोई भी भारतीय नहीं था। यहां समझिएगा, कोई भी भारतीय नहीं था। यानी साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, 1928 में भारत आया। इसके हेड थे जॉन साइमन, 7 सदस्य थे, कोई भी भारतीय इसमें नहीं था। ठीक है, अब ये साइमन कमीशन क्यों आया था, ये आया था कि भारत में 1919 में जो आया था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसमें कुछ आपका रिफॉर्म करने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए साइमन कमीशन को बनाया गया। इसमें एक भी भारतीय नहीं होने के कारण इसका विरोध किया गया और यहां स्लोगन दिया गया कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी लग गया और लाठी लगने के बाद उनका 17 नवंबर, ठीक है, 1928 उनका मृत्यु होता है। और जब उनको, लाला लाजपत राय को जब लाठी लगता है, तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील साबित होगा। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन यह भी पूछता है कि यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था कि मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील साबित होगा। तो आपको याद रखना है कि लाला लाजपत राय। और यह क्यों कहा गया था, क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जब लाला लाजपत राय के जब सर पर लाठी लग गया था तो उनका मृत्यु हो गया था। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से किस कमीशन का विरोध इसीलिए किया गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। हमारा आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। यहां समझिएगा, अगर हम बात करते हैं नेशनल फ्लैग, आप जैसे देखे होंगे नेशनल फ्लैग जो है राष्ट्रीय ध्वज, तो यहां पर आपको समझना है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया गया था पिंगली वकैया के द्वारा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, पिंगली वकैया। अब यहीं पर आपको समझना है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है ये आपका 3:2 है।
फिर आपका राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2। इसका डिजाइन कौन बनाया था, पिंगली वकैया। अब यहाँ पर आपको एक नाम दिख रहा होगा, श्यामलाल गुप्ता। यहाँ पर समझना है, जो श्यामलाल गुप्ता है, इन्होंने झंडा गीत लिखा था। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि झंडा गीत को किसने लिखा, तो आपको बताना है कि झंडा गीत यानी कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारा झंडा गीत है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसको लिखा गया है श्यामलाल गुप्ता के द्वारा और इसका डिजाइन बनाया गया था पिंगली वकैया के द्वारा। इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। इसमें कौन कौन सा कलर है, तो आपको कलर समझना है। इसमें सबसे ऊपर है केसरिया, सबसे ऊपर कौन सा है, केसरिया। ये किसका प्रतीक है, तो ये आपका प्रतीक है शौर्य एवं साहस का, शौर्य एवं साहस का। इसके बाद सेकंड में जो कलर है वो आपका है व्हाइट यानी सफेद, सफेद जो आपका है शांति का प्रतीक है। इसके बाद लास्ट में है हरा, यानी जो हरा है ये आपका प्रतीक है समृद्धि का और विकास का। और आपको यही समझना है कि जो हमारा तिरंगा है, जो झंडा है, इसमें बीच में आपका अशोक चक्र है और ये अशोक चक्र में टोटल 24 तीली है, टोटल 24 तीलिया है और ये हमारा प्रतीक है किसका, प्रगति का। तो आपसे पेपर में ये सारा क्वेश्चन बनता है, तो आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। यहां समझिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पहली बार, यहां पर देखिए आपके सामने नाम दिख रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका याद रखिएगा कि इनको बोलते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक, यानी फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने 1861 में दिल्ली में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना किया था। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना 1861 में दिल्ली में किया गया था, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इसी कारण से इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। जॉन मार्शल जो है ये 1902 से लेकर 1928 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड रहे और इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। अब यहां पर नाम आता है विलियम जोन्स। 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, विलियम जोन्स। कब, 1784 में। अब यहां पर देखिए नाम है चार्ल्स विलिंग्स, ये नाम याद रखिएगा। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो आपको नाम याद रखना है चार्ल्स विलिंग्स, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। समझिएगा, जैसे आपको पता होगा 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 एंड 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा का निर्माण। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का निर्माण किस सिफारिश पर हुआ था। तो आपको याद रखना है कि 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान सभा के लिए जो पहला चुनाव हुआ था ये आपका हुआ जुलाई 1946। संविधान सभा का पहला चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। अब संविधान सभा में जब इसका पहला मीटिंग हुआ ना, पहला मीटिंग कब हुआ, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का जब पहला मीटिंग हुआ 9 दिसंबर 1946। अब आता है कि इस मीटिंग में अध्यक्ष किसको बनाया जाए।
तो पहला मीटिंग में जो अध्यक्ष बनाया गया था ये अस्थायी थे। तो पहला अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो आपको नाम याद रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद दूसरा जब अगला मीटिंग होता है 11 दिसंबर 1946, इसमें जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट हेड बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। और उपाध्यक्ष का भी नाम याद रखिएगा, उपाध्यक्ष का नाम है एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया और बी.एन. राव को सलाहकार बनाया गया। आपको ये सारा पॉइंट याद रखना है कि एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष, बी.एन. राव को सलाहकार और अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। और कौन सा मिशन? तो कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो आपको यहाँ पर आंसर टिक लगाना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? अभी थोड़े पहले बताए हैं कि संविधान सभा का चुनाव पहली बार जुलाई 1946 में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का पहला चुनाव हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा ए, जुलाई 1946। दुनिया के किस देश में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ था? देखिए, अगर हम संविधान का बात करेंगे तो संविधान हमारा दस्तावेज के हिसाब से दो पार्ट में जाएगा। एक है लिखित संविधान और दूसरा है अलिखित संविधान। अगर हम लिखित संविधान का बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा अमेरिका और दूसरा आ जाएगा भारत। और अलिखित संविधान में हमारा आ जाएगा ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, कनाडा, फ्रांस। ये सब जो देश है, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, ये अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान कहाँ का? अमेरिका और भारत एग्जाम्पल में। अब यहीं पर आपको समझना है कि जो हमारा भारत है और जो अमेरिका है, भारत का संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसको अपनाया कब गया था? यह भी आपको डेट याद रखना है। इसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन अगर पूछे कि सबसे पहला संविधान, तो आपको याद रखना कि अमेरिका जो है 1789 में, अमेरिका जो है विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान इसका हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि दुनिया का किस देश में सबसे पहले लिखित संविधान लागू किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। और कब किया गया था? तो 1789 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन पर कलम गिर गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन को समझ लो कि एग्जाम में आना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का संप्रभु कौन है, यानी कि हु इज द सॉवरेन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संप्रभु। आप जैसे प्रस्तावना पढ़ते होंगे ना, तो यहां पर प्रस्तावना में सबसे पहला लाइन लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया आगे लिखा होता है। यह हिंदी में होता है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। अगर आपको देखिए, अगर आपको प्रिएम्बल याद है, अगर आपको प्रस्तावना याद है, तो आपका इसका आंसर प्रस्तावना से ही बनेगा। अब प्रस्तावना का एक लाइन सोचिए, क्या बोला गया है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, मिल गया ना वर्ड यहां पर कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। आपको यहां याद रखना है कि हमारा प्रस्तावना में न्याय कितना प्रकार का कहा गया है? 3। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भारत का संप्रभु कौन है, तो भारत के लोग, क्योंकि यहाँ प्रस्तावना में क्लियर कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत के लोग यानी पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। आपको प्रीएम्बल याद रखना है, प्रीएम्बल में एक डेट लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949, और प्रीएम्बल में एक बार मात्र संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है। कौन सा संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसी को बोलते हैं लघु संविधान। अब यहां देखिएगा अगला क्वेश्चन कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। यहां देखना क्वेश्चन को, ये कौन सा एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये आपका अवर निरीक्षक उत्पाद यानी कि बोल सकते हैं एक्साइज आपका सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी। यहां ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं सन और अर्थ के बीच, अगर जैसे ये आपका मान के चलिए सन है और ये आपका अर्थ है, और आपको ये पॉइंट पता है कि जो पृथ्वी है ये सूर्य का परिक्रमा जो है कौन सा पाथ में लगाता है, तो ये आपका लगाता है एलिप्टिकल पाथ में। तो आपको यहां पर याद रखना है एलिप्टिकल यानी कि दीर्घवृत्ताकार। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कौन सा मार्ग में लगाता है, तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगाता है। अब यहां जैसे घूमते हुए देखिए दो कंडीशन आएगा, एक कंडीशन आ गया कि जो सन के करीब होगा और दूसरा कंडीशन कि दूर होगा। अगर नजदीक है, नजदीक है तो इसको हम बोलेंगे उपसौर, नजदीक है तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उपसौर। और ये कब होता है, तो ये आपको होता है 4 जनवरी को। और ये दूरी कितना होता है, तो आपको ये भी याद रखना है 14.21 करोड़ किलोमीटर। यहां पे 3 पॉइंट क्या याद रखिएगा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमा जो है दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर लगाता है, यानी कि एलिप्टिकल पाथ पर लगाता है। अब घूमते घूमते क्या होगा कि जैसे देखिए मान लीजिए सन है, जब घूम रहा है तो एक समय आगे कि दूर रहेगा, दूसरा समय नजदीक हो जाएगा। तो अब जैसे ही नजदीक होगा तो नजदीक वाला कंडीशन को बोलते हैं हम उपसौर। और ये कब होता है, तो ये होता है 4 जनवरी को। और इसमें सन और अर्थ के बीच दूरी कितना होगा, तो 14.21 करोड़ किलोमीटर। अब दूसरा होता है कि जब दूर होगा, तो दूर होता है इसको हम बोलते हैं अपसौर। आपको ये पूरा वर्ड भी याद रखना है कि उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीहेलियन और एपीहेलियन, ठीक है। और ये कब होता है, तो ये आपका जुलाई में होगा। इसमें आप थोड़ा सा डेट करेक्शन करिएगा, यहां पर जो आपका 4 जनवरी नहीं, यहां पर आपका 3 जनवरी होगा, और यहां पर आपका 4 जुलाई। और ये डिस्टेंस कितना होता है, तो 15.70 करोड़ किलोमीटर। तो आपको ये पूरा पॉइंट याद रखना है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होता है, तो कब होगा, 3 जनवरी को होगा। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी 3 जनवरी। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पेरीहेलियन की स्थिति कब होता है। अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, ठीक है, यानी कि एक आपका दूर होगा और दूसरा आपका नजदीक होगा, ठीक है। तो आपको दूर वाला याद रखना है कि दूर जो होगा ये आपका होता है 4 जुलाई को, और जो नजदीक होगा ये आपका होगा 3 जनवरी को, ठीक है। नजदीक वाला में डिस्टेंस कितना बताएं, 14.21 किलोमीटर, और इसमें आपका बताएं 15.70 किलोमीटर, नहीं करोड़ किलोमीटर। और यहाँ पर 15.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। इसी को बोलते हैं पेरीहेलियन और इसको बोलते हैं एपीहेलियन, यानी कि दूर नजदीक, यानी कि इसमें दूर है किसमें नजदीक है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। तो प्रीहेलियन की स्थिति कब होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा है कि मिल्की वे क्या है। अब यहां समझिए मिल्की वे यानी हम बात करेंगे ब्रह्मांड का। तो आपको सबसे पहला पॉइंट समझना है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। यहां क्या बताएं, समझिए ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी,
क्या कहलाता है? ये कहलाता है कॉस्मोलॉजी। अगला पॉइंट समझना है, जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड का निर्माण के लिए कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? देखिए ऐसे तो बहुत सारा थ्योरी है, लेकिन कौन सा थ्योरी जो है सर्वमान्य है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन सा थ्योरी सर्वमान्य है। तो आपको याद रखिएगा बिग बैंग थ्योरी। कौन सा? बिग बैंग थ्योरी। इसी को हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत। तो ब्रह्मांड का निर्माण के लिए कौन सा थ्योरी सर्वमान्य है? तो बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत। अब इसमें बताया गया कि जो हमारा जो ब्रह्मांड है यानी आकाशगंगा, ठीक है, इसका नाम आपका बताया गया मिल्की वे। आकाशगंगा का नाम क्या बताया? गैलेक्सी का। समझिए हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारा गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। तो दुग्ध मेखला क्या है? तो दुग्ध मेखला जो है यह हमारा आकाशगंगा का नाम है, यानी कि यह हमारा गैलेक्सी का नाम है, ठीक है। अब ये जो आकाशगंगा है इसमें आपका 100 अरब मंदाकिनी है। यहां पर पॉइंट याद रखिएगा, हमारा जो आकाशगंगा है, जो मिल्की वे है, गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब मंदाकिनी है और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारा है। यहां तक क्लियर है? तो मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे जो है आकाशगंगा यानी कि हमारा गैलेक्सी है। इसका शेप कैसा है? शेप आपको याद रखना सर्पिला, यानी इसको बोलेंगे स्पाइरल। कैसा शेप है? तो स्पाइरल यानी कि सर्पिला शेप है, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर, कि अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीवन के लिए सबसे उपयुक्त ग्रह कौन सा है? ऑप्शन में तो पृथ्वी नहीं है, यानी विच प्लैनेट इज द मोस्ट सुइटेबल फॉर सपोर्टिंग लाइफ। कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन है भाई? तो ये भी आपका एक्साइज सब इंस्पेक्टर का है। जीवन के लिए सबसे उपयुक्त ग्रह कौन सा है? चलिए समझिएगा, यहां ध्यान दीजिए। अगर ऑप्शन में पृथ्वी नहीं है तब हम जाएंगे मंगल के साथ। अगर पृथ्वी होता तब हम आते पृथ्वी के साथ। क्यों? ऐसा समझिए, जैसे पृथ्वी पर जो है ये तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जीवन संभव है, तभी ना हम लोग रह रहे हैं भाई। क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है। यहाँ पर क्या है? वायुमंडल है, और ये जो है 23.5 डिग्री अपना अक्ष से झुका होने के कारण यहाँ पर दिन और रात होता है। तो वैसे मंगल का बात करते हैं, तो जैसे पृथ्वी के समान जो है मंगल में भी जीवन संभव है, ठीक है। यहां पर भी वायुमंडल का प्रमाण मिलता है। ये कितना डिग्री झुका हुआ है? तो ये आपका 25 डिग्री झुका हुआ है। और मंगल को ही बोलते हैं हम लाल ग्रह। तो लाल ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? मंगल ग्रह को जानते हैं। ये जो शुक्र है, शुक्र को हम बोलते हैं सांझ और भोर का तारा। सांझ एवं भोर का तारा। और यहां पर यह भी समझना है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। बृहस्पति में समझिएगा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? मंगल यानी मार्स। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे भारी है? अगर हम भारी का बात करेंगे, सबसे भारी आपका बृहस्पति होता है। इसको बोलते हैं जुपिटर। सबसे भारी कौन सा है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर। तो अच्छा, ऑप्शन में जुपिटर नहीं है, तो जब जुपिटर है तो सेकंड में कौन सा होता है? सेकंड में होता है शनि यानी सैटर्न। अब देखेंगे ऑप्शन में शनि है कि नहीं है। हाँ शनि है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सैटर्न। अगर नहीं होता तो फिर हम और आगे जाते हैं। इसके बाद आता अरुण, फिर आता वरुण। तो यहाँ पर जब ऑप्शन में बृहस्पति नहीं दिया हुआ है तो हम आएंगे सेकंड वाला के साथ। क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि निम्नलिखित राज्य को क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम में सजाएं। अब हो सकता है आपसे वो शुरू का 4 ना दे दे, बीच का कोई भी 4 उठा करके दे दे, तो आपको सारा पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया शनि ग्रह। इसी को बोलते हैं काला ग्रह, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वलित ग्रह के नाम से इसको जानते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर रिंग है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, पृथ्वी पर देखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं।
नीला ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। यहां समझिएगा, जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया था, तो अब होता है कि संविधान लागू होने के बाद अब देश को चलाने के लिए चाहिए अर्थव्यवस्था, चाहिए ना भाई। बिना अर्थव्यवस्था का देश नहीं चल सकता है। तो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अब चाहिए कि हमको योजना बनाना है, प्लान करना है कैसे चलाया जाए। इसके लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ। कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ। और इसी योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे, समझिएगा, इसके अध्यक्ष जो होते थे वो प्रधानमंत्री। तो आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, अध्यक्ष में नहीं रुकता है, एग्जामिनर जो है ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, ये भी याद रखिएगा। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इसका स्थापना हुआ 15 मार्च 1950। इसी पर आपका चलता है ना जो योजना आयोग है, इसी पर चलता है आपका पंचवर्षीय योजना, जिसे हम जानते हैं 5 ईयर प्लान के नाम से, पंचवर्षीय योजना। और इसी योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? आपको डेट याद रखना है कि 1 जनवरी 2015 को समाप्त किया गया। और इसके स्थान पर क्या लाया गया? तो इसके स्थान पर लाया गया नीति आयोग। क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 जनवरी 1950। ठीक है, सॉरी 15 मार्च 1950। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स प्रकाशित करता है। यहां समझिए, जैसे आपके सामने यहाँ पर 4 संस्था दिया हुआ नीति आयोग। आपको याद रखना है कि इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर हुआ था? तो योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। एक आपके सामने नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। अभी जो नीति आयोग है, नीति आयोग के द्वारा ही एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इशू होता है। इसके द्वारा दूसरा इंडेक्स इशू होता है, उसका नाम है पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स। और तीसरा जो इंडेक्स इशू होता है उसका नाम है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, यहां समझिए, जैसे आपको हम बताएं कि नीति आयोग के द्वारा 3 इंडेक्स इशू होता है। सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, दूसरा है गरीबी सूचकांक, इसको हिंदी में बोलेंगे गरीबी सूचकांक, और फिर आपका थर्ड वाला है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। आपसे क्वेश्चन बनता है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन इशू करता है? तो नीति आयोग। गरीबी सूचकांक नीति आयोग, और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स भी नीति आयोग के द्वारा शुरू किया जाता है, मतलब इसके द्वारा इशू किया जाता है। नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। और जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे भारत के प्रधानमंत्री। यहां तक क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट को निम्नलिखित उपकरण से मापा जाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट। समझिए, जैसे यहां पर आपके सामने है एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले आपको समझना, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट होता है एम्पियर। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्टेज का होता है वोल्ट। ठीक है, तो यहां हमसे क्वेश्चन क्या पूछा? इलेक्ट्रिक करंट को किससे नापा जाता है? और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, दो एग्जाम में पूछा हुआ है, और कॉमन सा भी क्वेश्चन है कि करंट को नापते हैं एमीटर से। वोल्ट मीटर से किसको नापते हैं? तो वोल्टेज को। वोल्टेज को नापते हैं वोल्ट मीटर से, और आपका करंट को नापते हैं एमीटर से। ठीक है, अब यहां समझिएगा, एक पॉइंट यहां पर आपको बता दें, साइंस का एक थ्योरी है। अगर हम गैल्वेनोमीटर को, यहां ध्यान देना है, अगर हम गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाएं,
समझिएगा, अगर हम गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाते हैं और यहां पर आपका हाई रेजिस्टेंस के साथ गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाते हैं हाई रेजिस्टेंस के साथ, तब ये गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में। और दूसरा कंडीशन आता है कि अगर हम यही गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में लगाएंगे। आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा सीरीज और पैरेलल। अगर हम इसी गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में लगाएं लो रेजिस्टेंस के साथ, तब ये वोल्ट मीटर बन जाता है। आप ये पॉइंट याद रखना कि एमीटर और वोल्ट मीटर वाला यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि गैल्वेनोमीटर और मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर से, मतलब एमीटर से, इसका यूनिट है एम्पियर, और आपका वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है। यहां समझो, जैसे अगर हम बात करेंगे 10 का पावर का, तो 10 का पावर -1 जो होता है डेसी, 10 का पावर -2 सेंटी, 10 का पावर -3 मिली, 10 का पावर -6 माइक्रो। आपको ये सारा पॉइंट याद रखना है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, 10 का पावर -9 नैनो, 10 का पावर -12। आपका सीक्वेंस याद रखिएगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, और 10 का पावर 15 -15 फेमटो, और फेमटो को ही बोलते हैं फर्मी, और 10 का पावर -18 एटो। आप सीक्वेंस याद रखिएगा कि देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, -1 2 3 6 9 12 15 18। अगर हम यही प्लस में जाएं, तो 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, फिर 10 का पावर 6, 10 का पावर 9, 10 का पावर 12 और 10 का पावर 18। जैसे माइनस में नाम था, प्लस में क्या हो जाएगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, और 10 का पावर 15 में पेटा, और 10 का पावर 18 में एक्सा। तो ये आपका माइनस वाला था, आपका प्लस वाला था, तो आपको याद रखना है माइनस में क्या होगा, तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, और प्लस में डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पिको पूछा है, तो पिको कहाँ पर है, पिको -12 में है, -12 आंसर नंबर सी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन कि एम्पियर किसका इकाई है, ठीक है, 2 बार पूछा हुआ है एग्जाम में। एम्पियर अभी बताए हैं आपको, एम्पियर कहाँ गया भाई, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ये रहा, ठीक है। प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस, इसका यूनिट हो जाएगा आपका ओम, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम, प्रतिरोध का, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का आपका हो जाएगा टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आपको जो हम 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 25 नहीं, 25 के साथ बहुत क्वेश्चन हो जा रहा है। आप इसका अलग से नोट्स बना करके आप लिख सकते हैं, ताकि आपको रिवीजन के समय याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि पदार्थ का सबसे छोटा कण की सभी विशेषताओं को बताता है, वह कौन सा है भाई। तो वो हमारा कहलाएगा, अच्छा सारा ऑप्शन भी, मतलब जो आपका ऑप्शन दिया है वो इंग्लिश वाला भी, मतलब हिंदी में भी इंग्लिश का ही लिखा है, ठीक है। तब यहां समझना है, हमारा हो जाएगा सबसे छोटा कण। तो हमारा सबसे छोटा कण जो होता है, इसका नाम है अणु। यहां समझिए, जैसे सबसे छोटा कण पूछ रहा है, तो सबसे छोटा कण आपका जो हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसे तो सबसे छोटा हमारा जाएगा एटम, एटम के बाद बनेगा मॉलिक्यूल, लेकिन हमारा ऑप्शन में एटम कहीं नहीं लिखा हुआ है। जैसे याद है अभी थोड़े पहले क्वेश्चन कराए थे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति होता, लेकिन ऑप्शन में बृहस्पति नहीं था। तो उसी तरह से यहाँ सबसे छोटा कण क्या होता, एटम होता। जैसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन एटम, ये क्या होगा, ऑक्सीजन एटम। यहाँ ध्यान देना, ये कहलाएगा हाइड्रोजन एटम, ये कहलाएगा ऑक्सीजन एटम। अब जब दोनों को मिलाएंगे, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा एटम को अगर मिलाएंगे, तब ये बनेगा H2O। इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बोलेंगे ना भाई। यहां समझना, मतलब जैसे हाइड्रोजन एटम ये अलग हो गया, ऑक्सीजन एटम अलग हो गया। अब जब दोनों को मिलाएंगे केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू, तभी क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा।
इसको हम लेंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा हमारा हो जाता है एटम, लेकिन ऑप्शन में एटम कहीं नहीं है, ऑप्शन में हमारा मॉलिक्यूल है, तो आंसर क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यहां ध्यान देना है, नहीं है पूछा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कौन सा भौतिक परिवर्तन है, यही पूछ रहा है। अगर हम बात करेंगे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का, फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन, तो फिजिकल चेंज का मतलब होता है वैसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल, फिजिकल चेंज का एग्जांपल समझिएगा, लकड़ी का कटना, सब्जी का कटना, ठीक है, बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, पानी का जमना, ये सब क्या है भाई, यानी समझना है कि मतलब कोई भी ऐसा रिएक्शन, मतलब कुछ भी ऐसा काम हो जिसमें कि आपका कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, यानी कि नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, यानी कि वहां पर केमिकल चेंज नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। अब बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। तब इसमें आपका अगर हम केमिकल चेंज का बात करेंगे तो सबसे पहले आपको समझना है इसमें नया सब्सटेंस बनेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका लकड़ी का जलना, क्या हो जाएगा इसमें लकड़ी का जलना, ठीक है। फिर आपका है अगला समझिएगा, लकड़ी का जलना के बाद प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना, ये सब क्या है, ये सब केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन भाई जैसे यहाँ पर पानी का उबलना हो गया, रासायनिक परिवर्तन है, दहन हो गया, जलना, ठीक है। फिर आपका अच्छा पानी का उबलना नहीं, पानी का उबलना जो है ये आपका फिजिकल चेंज होगा, क्यों होगा समझिए, जैसे पानी को उबालेंगे तो वहां पर वेपर बनेगा, फिर वेपर सबका फिर वाटर बनेगा, यानी कि वहां पर आपका फिर से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो पानी का उबलना जो है ये आपका कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। हमारा पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण, पॉलीमराइजेशन और दहन क्या है, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। तो नहीं पूछा, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्वेश्चन पर नॉट बोला है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस ऑर्गेनेल्स को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस यहां पर समझिए, अगर हम सेल का बात करेंगे ना तो सेल का डिस्कवरी किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब किया गया था, 1665 में किया गया था, लेकिन ये डेड सेल था, ये भी याद रखना है। कैसा सेल था, डेड सेल था। तो लिविंग सेल का डिस्कवरी कब हुआ, यानी जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका का खोज जो है इसके 9 साल के बाद 1674 में एवी लिवेनहॉक ने किया था। समझिए किसने किया था, एवी लिवेनहॉक ने किया था, इसके 9 साल के बाद। सेल में एक होता है न्यूक्लियस, देखिए यहां न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का खोज किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, न्यूक्लियस का खोज किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ठीक है। अभी जो सेल है, सेल में एक आपको समझना है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया, देखिए अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज पहली बार 1857 में कॉलिकल के द्वारा किया गया। 1886 में अल्टमैन ने इसका नाम दिया था बायोब्लास्ट, यहां पर याद रखिएगा पॉइंट को। और 1890 में बेंडा ने इसका नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पॉइंट क्या बताएं, सुनना, जो माइटोकॉन्ड्रिया का हम बात करते हैं, आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहीं पर आपका एनर्जी जो है स्टोर होता है एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1857 में कॉलिकल ने किया। किसने किया, कॉलिकल, नाम याद रखना है कॉलिकल। कब, 1857, यानी 1857 का क्रांति के समय याद है हुआ था। उस समय हमको क्या था, एनर्जी चाहिए था, पावर चाहिए था, तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। कब, 1857, कौन किया, कॉलिकल। लेकिन 1886 में
अल्टमैन ने इसका नाम दिया था बायोब्लास्ट, और 1890 में बेंडा ने इसका नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, इसको बोलेंगे प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है। गोल्गी बॉडी को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। ये सब सारा पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में पूछता है, ट्रैफिक पुलिस। ठीक है। लाइजोजम्स नहीं ऑप्शन में, लाइजोजम्स को बोलते हैं सुसाइड बैग, सुसाइड बैग, आत्महत्या का थैली। आइए अगला क्वेश्चन पर, कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन है। जैसे देखिए, पक्षी का अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षी का अध्ययन। हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन पैलेंटियोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, किडनी का अध्ययन। ठीक है। आंख का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी, कान का अध्ययन ऑटोलॉजी, सारा आपको अध्ययन याद रखना है, ऑटोलॉजी। नर्व का अध्ययन न्यूरोलॉजी। ठीक है। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी। ये सारा आपको अध्ययन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है। जैसे हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पैलेंटियोलॉजी किसका अध्ययन है, जीवाश्म का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए बात है अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है। देखो, गोल्डन रिवॉल्यूशन, एक आपका होता है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। अगर गोल्डन फाइबर बोलेगा तो जूट, और अगर गोल्डन बोलेगा तो ये आपका हो जाएगा हॉर्टिकल्चर, फ्रूट। यहां ध्यान देना, अंतर है, गोल्डन फाइबर जूट और गोल्डन में हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी और फल। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल समझना, एक होता है सिल्वर फाइबर, तो सिल्वर फाइबर जो हो जाएगा कॉटन। और अगर सिर्फ पूछा सिल्वर रिवॉल्यूशन तो ये हो जाएगा अंडा, एग। ठीक है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, तो हरित क्रांति वाला आपका है कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो हरित क्रांति का जनक किसे बोल देंगे, तो आपको जनक में याद रखना है, यानी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर हम वर्ल्ड का बात करेंगे तो वर्ल्ड में कहलाएंगे नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। और अगर इंडिया का बात करेंगे तो इंडिया में कहलाते हैं एमएस स्वामीनाथन, आपको नाम याद रखना है, एमएस स्वामीनाथन, हरित क्रांति का। ऐसे ही एक आता है आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, ये आपका है मिल्क। इसी समय आया था आपका ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति से। इसका फादर किससे बोलते हैं, इसका फादर बोलते हैं वर्गीज कुरियन को, वर्गीज कुरियन। ठीक है। जैसे आपका ब्लैक हो गया पेट्रोलियम, ब्लैक हो गया आपका पेट्रोलियम। ठीक है। ब्राउन आपका हो गया लेदर, लेदर। ठीक है। तो ये आपका कुछ क्रांति है। जैसे गोल्डन क्रांति किससे हो गया, बागवानी से। आप यहां पर बताइएगा ग्रे वाला किससे है और पिंक वाला किससे है। ग्रे, पिंक और रेड, ये आपको तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स करना है कि ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, और आपका रेड रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है। तो ये आपको जो कंप्लीट आपका 25 क्वेश्चन का जो सीरीज था, यानी टोटल आपका 25 क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपके इसमें 25 से ज्यादा क्वेश्चन हो गया होगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो। तब अगले वीडियो में मिलेंगे अगला आपका प्रैक्टिस क्लास 2 के साथ। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।